नमस्कार दोस्तों। हिंदी साहित्य में निबंध जो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग टॉपिक है, क्योंकि ये है पूरे 5 नंबर का टॉपिक। आज की इस क्लास में सबसे पहले तो हम पिछले वर्षों के पैटर्न के हिसाब से देखेंगे कौन कौन से 5 इंपॉर्टेंट निबंध बनते हैं जो आपकी परीक्षा में छप सकते हैं, और उसके बाद हम एक बहुत ही शानदार निबंध लेखन मैं आपको लिख करके यहाँ पे देने वाला हूँ, जो 100% आपके एग्जाम में छपने की पूरी पूरी संभावना है। साथ ही साथ वीडियो के एंड में मैं आपको एक मास्टर आइडिया देने वाला हूँ, जो लास्ट तक जो बच्चे बने रहेंगे उनको मिलने वाला है। तो सबसे पहले तो देखो, हम ये देखेंगे कि 2024 और 2025 के पेपर और 2026 के जो मॉडल पेपर है, उस ताज़ा रुझानों के आधार पर विश्लेषण करने पर हमें ये पता चलता है कि आपके कल के पेपर के लिए ये जो 5 सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्सपेक्टेड निबंध जो हैं वो ये हैं। क्यों ये है इसका भी हम देखने वाले हैं। सोशल मीडिया और युवा पीढ़ी, वरदान या अभिशाप, सबसे ज़्यादा चांस इसी टॉपिक पर बनते हैं, और इसी पर आपके वीडियो आने की परीक्षा में टॉपिक आने की संभावना है। और इसे कैसे लिखना है, क्या क्या पॉइंट्स हैं, वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। नंबर 2 पे कौन सा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। भाई आजकल एआई का जमाना आ गया है। पहले कहते थे विज्ञान का जमाना है, फिर कहने लगे कंप्यूटर का जमाना है, अब तो एआई का जमाना आ गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इस पर 100% आपके परीक्षा में टॉपिक बनने वाला है। भविष्य की तकनीक एक नया और ट्रेंडिंग टॉपिक है, और अगर पेपर बनाने वाला टेक्नोलॉजी फ्रेंडली अगर हुआ तो 100% उसने आपको ये टॉपिक दिया होगा दोस्तों। नेक्स्ट और तीसरा टॉपिक है पर्यावरण प्रदूषण, कारण और निवारण, या फिर हमारा दायित्व। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बोर्ड का सदाबहार टॉपिक है। बोर्ड अपनी हर परीक्षा में इस टॉपिक पर निबंध जरूर पूछता है, इसलिए इस बार भी ये इंपॉर्टेंट बन जाता है दोस्तों। चौथा टॉपिक है नारी सशक्तिकरण, आज की आवश्यकता। और लगभग लगभग हर परीक्षा में, कोई एक आधा पेपर छोड़ दो, बाकी हर परीक्षा में ये टॉपिक पूछा गया है। और आधी दुनिया को जो एक प्रकार से बराबर की भागीदारी के साथ चल रही है, तो इसका मतलब कि इस पर हमारा जो है वो सशक्त टॉपिक बनता है। और फिर अंतरिक्ष में भारत के बढ़ते कदम, चंद्रयान या इसरो को लेकर के एक शानदार टॉपिक पूछा जा सकता है। तो ये तो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो आपकी परीक्षा में इस प्रकार के 5 आएंगे, उसमें से कोई आपको एक टॉपिक पर निबंध लिखना है। अब लिखना कैसे है, वो सारी चीजें हम यहाँ से देखने वाले हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले एक बार रिक्वेस्ट रहेगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को हाइप कर दीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा हाइप करोगे उतना ही ज़्यादा ये वीडियो आपके जैसे और आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं, जिनको एग्जाम से जस्ट पहले निबंध की सख्त आवश्यकता है, उन तक पहुंचेगा, उनका भी भला हो जाएगा, उनके आशीष आपको मिल जाएगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और अब सबसे पहला जो हमारा निबंध है ना, वो निबंध है सोशल मीडिया और युवा पीढ़ी। अब इसको लिखना कैसे है? तो लिखने का बेस्ट तरीका होता है, सबसे पहले आप पॉइंट बनाइए। अगर पूरे में से पूरे नंबर चाहते हो, अगर आप चाहते हो आपका एक भी नंबर नहीं कटे और आपको पूरे 5 में से 5 नंबर मिले, तो सबसे पहले हम रूपरेखा बनाते हैं। तो फर्स्ट पेज में जहां आप उत्तर लिखोगे, वहीं से आपको रूपरेखा बना लेनी है, और वहां पे रूपरेखा में पॉइंट नंबर 1 लगाएंगे, प्रस्तावना। किसी भी निबंध में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, वो होती है उसकी प्रस्तावना। कैसे लिखनी है प्रस्तावना, मैं अभी बताऊंगा। दूसरा पॉइंट आपको इस निबंध के लिए लिखना है सोशल मीडिया का अर्थ और प्रसार। तीसरा पॉइंट लिखना है वरदान के रूप में सोशल मीडिया, इसके लाभ लिखना है। चौथा पॉइंट लिखना है अभिशाप के रूप में सोशल मीडिया। भाई इसके दोनों पक्ष लिखने हैं, दोनों पहलू लिखने हैं, पॉजिटिव चीज क्या है, नेगेटिव चीज क्या है। तो उसके बाद में हानियां, मतलब इसमें हानि आ जाएगी। और जब दोनों चीजें लिखी तो उसके बाद में लास्ट में हम उपसंहार लिखेंगे, इसमें निष्कर्ष दिया जाता है। ध्यान से समझना, मैंने कुछ संकेत आपके लिखे हैं कि एग्जाम में सबसे पहले यह रूपरेखा बॉक्स बना करके लिखनी है, इससे सीधे नंबर बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम दोस्तों लिखेंगे रूपरेखा। कैसे लिखनी है रूपरेखा, हमेशा ध्यान देना, हमारे टॉपिक को दिमाग में रख करके हमें रूपरेखा बनानी है। तो हमारे टॉपिक के हिसाब से क्या रूपरेखा बनेगी? आधुनिक युग विज्ञान और संचार क्रांति का युग है। आज के समय में इंटरनेट और सोशल मीडिया ने पूरी दुनिया को एक छोटे से गांव में बदल दिया है दोस्तों। पुराने जमाने में यहाँ से 10 किलोमीटर भी अगर जाना होता था ना, आज से 50 साल पहले सोचो, तो 10 किलोमीटर दूर जाने में और वहां से वापस आने में पूरा एक दिन लगता था। लेकिन आज दुनिया के किसी भी कोने में बैठे किसी भी इंसान को हूबहू आमने सामने देखने में 1 सेकंड का भी 100वां हिस्सा से कम समय लगता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक छोटे से गांव में बदल दिया है। आज का युवा वर्ग अपने
दिन की शुरुआत और अंत मोबाइल की स्क्रीन पर ही करता है। आपने भी देखा होगा, मतलब हमें क्या करना है, इसे हमारे ऊपर लागू करते हुए लिखना है, तो आपको कुछ भी सोचना नहीं पड़ेगा। जो चीज़ डेली रूटीन में आप मोबाइल के साथ, इंटरनेट के साथ, सोशल मीडिया के साथ करते हो, वही चीज़ें आपको दिमाग में ऐसे दूसरों पे डाल के लिखते जाना है। यह एक दो धारी तलवार की तरह है, जिसके फायदे भी हैं और इसके नुकसान भी हैं। संकेत में प्रस्तावना हमेशा दमदार होनी चाहिए, जो एग्जामिनर का ध्यान खींचती है, क्योंकि एग्जामिनर जब निबंध पढ़ता है और निबंध पूरे 5 नंबर का होता है, तो वो प्रस्तावना को जरूर विशेष रूप से ध्यान से पढ़ेगा। उसको प्रस्तावना पढ़ते ही समझ में आ जाएगा आपके निबंध में दम है कि नहीं है, आपने पीछे क्या लिखा है वो ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं देगा। वो तो आपकी प्रस्तावना, और प्रस्तावना में भी जो आपने हाईलाइट कर रखे हैं या फिर जो आपने अंडरलाइन कर रखे हैं, जैसे मान लो इंटरनेट और सोशल मीडिया आपने अंडरलाइन कर दिया, आपने यहाँ पे ये दो धारी तलवार हैं या ये अंडरलाइन कर दिया, एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि बच्चे में वास्तव में दम है और इसने काम की चीज लिखी है। तो वो शायद प्रस्तावना पढ़ के ही आपको 5 नंबर दे दे, शायद वो आपका पीछे वाला निबंध नहीं पढ़े और उसको राइट मान करके और मान लिया जाएगा कि पढ़ लिया है। हो सकता है आपको ऐसा कर दे, या कोई एग्जामिनर आपके पिछले वाले पॉइंट भी पढ़ ले। तो पहली बात तो ये हुई इंपॉर्टेंट, हमेशा ध्यान रखना है। और कुछ बच्चे जो ज्यादा स्पीड के हिसाब से पढ़ते हैं ना, वही सबसे ज्यादा नुकसान में रहते हैं। सारी चीजें ध्यान से सुनते नहीं है, उसको लगता है हमें सब आता है सब आता है, और एग्जाम में जाके वही पिछड़ जाते हैं। इसलिए जो चीज बता रहा हूं ना मैं, वो बिल्कुल एग्जैक्ट बता रहा हूं। पिछले 15 वर्षों का एक्सपीरियंस है दोस्तों, हजारों कॉपियां चेक कर दिया हमने, हजारों बच्चों को पढ़ा दिया हमने। तो जो टेक्निक, जो बेस्ट तरीका, जो सबसे सही तरीका होता है, वही आपको बताता हूं। क्या करना होता है, कहां बच्चे गलतियां करते हैं, आपको कहां बचना है, कैसे लिखना है, सारी चीजें हम क्लियर करते हैं। इसलिए कभी भी एग्जाम से पहले कम से कम विशेष करके वीडियो को देखा करिए। और आपको यह पता होना चाहिए कि कौन इंसान किस तरीके से पढ़ाता है, तो आपको उसके हिसाब से उसका कंटेंट अगर देख लेते हो ना, तो बिल्कुल आपका फायदा होने वाला है। और दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को हाइप कर दीजिए। आपके पास हाइप का ऑप्शन आता है, मिलेगा आपको अगले सप्ताह नया, तो उससे पहले उसे यूज कर लीजिए। दोस्तों, पॉइंट नंबर 2 हमारा, हम लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर निबंध। तो लिखना है सोशल मीडिया का अर्थ और प्रसार। भाई है क्या सोशल मीडिया? पहले तो हमने प्रस्तावना लिख दी, उसके बाद सोशल मीडिया है क्या, तो लिखेंगे सोशल मीडिया इंटरनेट पर आधारित उन वेबसाइटों और एप्स का समूह है जहां लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं और सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब आपको यहाँ पे कुछ नाम लिखने पड़ेंगे सोशल मीडिया के। भाई पहले आपने बता दिया है ये है क्या चीज, और आखिर ये काम क्या आती है, तो हमने इसको क्या है वो लिख दिया, काम क्या है इसका लिख दिया। हम लिखेंगे सोशल मीडिया में कौन कौन सी एप्स आते हैं, जैसे यूट्यूब, ये एक सोशल मीडिया है जहां पर आप और हम आपस में एक दूसरे को पढ़ते और पढ़ाते हैं, है ना, जहां पर आपस में हम जुड़े हुए हैं, जहां पर आपस में हम एक दूसरे के विचार शेयर करते हैं। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, एक्स है, हजारों हजार हैं। कुछ आप 4-5 इंपोर्टेंट जो फेमस है ना, उनका नाम लिख दीजिए। इसके प्रमुख उदाहरण हैं, किसके, ये सोशल मीडिया के कुछ उदाहरण हो गए। आज कोई भी खबर पलक झपकते ही दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच जाती है। अब इसमें आपको कुछ संकेत क्या है, इसमें प्रमुख ऐप्स के नाम जरूर लिखें। क्यों? क्योंकि इससे पता चलेगा कि हाँ, बच्चे को वास्तव में पता है कि सोशल मीडिया क्या होता है और सोशल मीडिया किस काम आता है, ताकि निबंध आपका आधुनिक लगेगा बिल्कुल, और ट्रेंड के हिसाब से आप भी ऊपर रैंक करेंगे। अब देखो, इसमें भी यही होता है कि आजकल सोशल मीडिया पे क्या होता है, कुछ शानदार जो मैसेज होते हैं, उन वही कुछ ट्रेंड करते हैं, बाकी नीचे दब जाते हैं, ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंचते। तो इसी तरीके से आप भी इस तरीके से करोगे तो आप भी बाकी बच्चों से ऊपर ट्रेंड करना शुरू हो जाओगे और बिल्कुल टॉपर बन जाओगे। देखो बच्चों, तीसरा पॉइंट क्या है, सोशल मीडिया का वरदान, यानी इसके लाभ क्या क्या है। पहला तो है शिक्षा के क्षेत्र में, यानी यूट्यूब और अन्य प्लेटफॉर्म से छात्र घर बैठे मुफ्त शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यूट्यूब पे आज ऐसे ऐसे कंटेंट पड़े हैं, यूट्यूब पे ऐसे ऐसे वर्ल्ड नंबर 1 हाई क्वालिटी कंटेंट पड़े हैं जो आपको बिल्कुल मुफ्त में मिलते हैं, जो पहले थोड़े समय पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले लाखों रुपए का कंटेंट हुआ करता था। बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट आपको यूट्यूब पे मिलता है। जैसे आप अभी पढ़ रहे हैं, ऐसे और भी बहुत सारे कंटेंट हैं। त्वरित सूचना, दुनिया भर की खबरें तुरंत मिल जाती हैं। चाहे दुनिया के किसी भी कोने में कोई घटना घटित हुई, तुरंत पता चल जाएगा। जैसे हम आज यहाँ पर आपके लिए कंटेंट बना रहे हैं, और बच्चे जहां कहीं बैठे हैं, वहीं घर बैठे तुरंत अपने अपने मोबाइल में इस कंटेंट को देख करके पढ़ सकते हैं। हमारे जमाने में ये सुविधा नहीं थी, हमें कॉपियों से, किताबों से पढ़ना पड़ता था, और आप बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन घर बैठे प्राप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट है प्रतिभा और रोजगार। भाई, युवाओं को अपनी कला दिखाने का शानदार मंच मिलता है, साथ ही साथ वैश्विक जुड़ाव, दूर बैठे रिश्तेदारों और दोस्तों से संपर्क आसान हो जाता है। आप
व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, न जाने कितने कितने सोशल मीडिया ऐप्स हैं, उनके माध्यम से आप अपने किसी भी परिचित से विद इन सेकेंड्स बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं। दोस्तों पॉइंट बनाकर लिखने से निबंध बहुत ही सुंदर और साफ बनता है। जैसे हमने पहला पॉइंट, ये पॉइंट आपको इस तरीके से पॉइंट बना करके लिखना है, इससे आपका निबंध जो है वो बहुत ही अट्रैक्टिव बनेगा। लेकिन दोस्तों इसका दूसरा पहलू भी है, क्योंकि हमने प्रस्तावना में ही लिख दिया था कि सोशल मीडिया दुधारी तलवार है, यानी इसकी दोनों धार है, इधर भी है और इधर भी है। अगर बच के नहीं चले तो फिर उधर भी कट सकते हो, उधर भी कट सकते हो। इसका मतलब हमें इसकी हानियों भी लिखनी है, क्योंकि इससे हम छूट नहीं सकते। पहला तो है समय की बर्बादी। भाई युवा रील्स और वीडियो में अपना कीमती समय गवा देते हैं। कई बच्चे केवल रील्स देखते हैं, रील्स देखते जाते हैं, रील्स देखते जाते हैं। क्यों? बस उनका मनोरंजन हो रहा है, काम की कुछ भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सीखते हैं, जैसे यूट्यूब से सीखते हैं और रोजगार कैसे करना है क्या, या फिर कोई काम कैसे करना है, एजुकेशन कैसे लेना है, बहुत सारी चीजें। बट ज्यादातर लोग ऐसे हैं बस केवल टाइम पास कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। तो ये समय बर्बादी है। दूसरा है स्वास्थ्य पर असर। भाई आंखों की कमजोरी, चिड़चिड़ापन और डिप्रेशन बढ़ जाता है। अगर आप 24 घंटे मोबाइल से चिपके रहोगे, अगर आप 24 घंटे सोशल मीडिया से चिपके रहोगे, तो आखिरकार नुकसान आपका ही होगा। इसलिए एक फिक्स टाइम बना दीजिए कि मुझे इतने घंटे सोशल मीडिया पर बिताना है, बाकी समय मैं अपना दूसरा काम करूंगा। साथ ही साथ साइबर अपराध। भाई जैसे जैसे सोशल मीडिया का प्रभाव बढ़ रहा है, वैसे वैसे साइबर अपराध भी बढ़ रहे हैं, फेक न्यूज और ऑनलाइन ठगी के मामले बढ़ रहे हैं। दूसरा है एकाग्रता की कमी। छात्रों का पढ़ाई में ध्यान भटक रहा है। और अंत में आपको हानियों को भी बुलेट पॉइंट्स में लिखना है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है उसी तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक बात मुझे याद आई, साइबर अपराध की बात याद आई। मैं एक बार बता दूं कि मिशन आरबीएस से किसी भी बच्चे से कोई पैसा नहीं लेता है। इसलिए अगर मिशन आरबीएससी के नाम से अगर आपसे कोई पैसा मांगता है कि भाई हम आपको मिशन आरबीएससी के नोट्स दे देंगे, या हम आपको मिशन आरबीएससी का कोई और कोर्स दे देंगे, तो कभी भी किसी के बहकावे में मत आना, क्योंकि जो कंटेंट मुझे देना है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं। हम कोई भी किसी भी बच्चे से 1 रुपया भी नहीं लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और बिल्कुल हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। और लास्ट में आपको लिखना है दोस्तों उपसंहार। क्या है हमारा उपसंहार? अति सर्वत्र वर्जयते। किसी भी चीज की अधिकता बुरी होती है। सोशल मीडिया न तो वरदान है और न ही अभिशाप, यह हमारे उपयोग पर निर्भर करता है। मतलब आप इसका कैसे उपयोग लेते हो दोस्तों, उस पर डिपेंड करता है कि यह आपके लिए वरदान बन सकता है या आपके लिए अभिशाप बन सकता है। युवाओं का समय प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट सीखना होगा, ताकि तकनीक हमारा इस्तेमाल ना करे बल्कि हम तकनीक का सही इस्तेमाल करें। सोशल मीडिया हमारे लिए एक साधन होना चाहिए, यह साध्य नहीं बनना चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप निबंध लिखते हो, और साथ में एंड में ये संस्कृत की एक आपने पंक्ति जो लिखी है, कहावत जो लिखी है, निष्कर्ष रूप में अगर आप लिख देते हो, तो एग्जामिनर आपको 5 में से 5 नंबर देने पर बाध्य हो जाएगा। दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एंड में एक बहुत ही एक मैजिक चीज बताने वाला हूं। ये था कि अगर आप और ज्यादा इंपॉर्टेंट निबंध देखना चाहते हो, या टेक्निक के साथ, या काव्य पंक्तियों के साथ, या किसी प्रसिद्ध साहित्यकार की पंक्तियों के साथ शुरुआत और एंड में, तो मैंने जो हिंदी के हमारे निबंध हैं, हिंदी अनिवार्य के जो हमने निबंध किए थे, वो निबंध भी आप देख सकते हो। क्योंकि निबंध का टॉपिक सेम ही रह सकता है, लिखने का तरीका सेम। ऐसा नहीं है कि हिंदी अनिवार्य के निबंध अलग होते हैं और हिंदी साहित्य के अलग होते हैं, ऐसा नहीं है। निबंध वो ही काम आ सकते हैं, इसलिए आपके पास टाइम है और आप हिंदी अनिवार्य के निबंध भी एक बार देख लीजिए। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट अगली क्लास में। तब तक आप इसी तरीके से पढ़ते रहिए दोस्तों, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।